तो ये आज H1 कोड कोड नंबर H1 नीट 2023 यूजी नीट यूजी 2023 का बॉटनी सेगमेंट में डिस्कस करने वाला हूँ सिल इंस्टीट्यूट की तरफ से देव सर। तो 101 पहला क्वेश्चन। तो देखो, लेट वुड हैज अ प्योर जाइलरी एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स बोला जा रहा है। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन से स्टार्ट है, पहले ही स्पीड ब्रेकर लगा दिया है, ठीक है ना। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन द विंटर, तो कैम्बियम तो लेस एक्टिव विंटर में होता ही है। और लेट वुड एक तो होता है स्प्रिंग वुड जो अर्ली वुड हो गया एंड ऑटम वुड हो जाता है। तो लेट वुड में ऑब्वियसली लेस वुड बनता है, तो फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स होगा। एंड वेसल्स का साइज भी नैरो होता है, हम लोग जानते हैं कि लेट वुड में, क्योंकि हार्श विंटर होगा तो कैम्बियल एक्टिविटी कम होगा। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 101 का आंसर आ जाएगा। दोनों ही सही है, असर्शन रीजनिंग दोनों ही सही है। एंड ऑब्वियसली रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि कैम्बियम लेस एक्टिव होने के कारण ही जाइलम जाइलरी एलिमेंट्स क्या हो रहा है, कम बन रहा है एंड नैरो हो रहा है। तो लेस जाइलम वेसल्स बनने का, जाइलरी एलिमेंट्स बनने का मेजर रीजन क्या आ जा रहा है? बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम, राइट। तो इसका आंसर है बोथ ए एंड और, दैट मीन्स ऑप्शन 3 assertion reasoning are true, R is not, and R is the correct explanation of the assertions, ऑप्शन 3 हो जा रहा है। कोई डाउट है किसी को? कोई किसको ये इसको चॉइस करना चाह रहा है, कोई काउंटर देना चाह रहा है? सही है ना? कन्विंस है? कन्विंस है तो एक थम्स अप दे दीजिए कि हाँ सर कन्विंस है। सही है ना? तो इसके साथ हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जा रहे हैं कि ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 102 वाला डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से पिक किया गया है, राइट। बताओ तो कौन सा चैप्टर है ये? हिस्टोरिक कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी होगा, है ना। कौन सा चैप्टर? चैप्टर कौन सा है? तो जो इस बार करंट बैच में है, चैप्टर नंबर बोलिए। या सर जुलॉजी सर, यू कैन आल्सो पुट सम इनपुट ओवर हियर इन द डिस्कशन। So this is a direct question on the chapter biodiversity. बायोडाइवर्सिटी डायरेक्ट क्वेश्चन। सो एनसीईआरटी में दिखा है, ईयर अगर याद नहीं है तो मुश्किल है, राइट, क्योंकि 1990, 85, 86, 92 ये सब दिया हुआ है। 92 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगर याद नहीं है तो इसको मुस्कुराते हुए छोड़ देना चाहिए था, नहीं तो -1 खा जाओगे, ठीक है। तो ऐसा भी आता है, ईयर भी दे देता है। देखो सेकंड क्वेश्चन में ईयर, पहले असर्शन रीजनिंग किया, उसके बाद ईयर दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी था। सेक्शन ए बॉटनी का काफी इजी था, सेक्शन बी में जगह जगह पे थोड़ा लंबा क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन बैलेंस पेपर था, काफी बैलेंस पेपर लगा मुझे, अच्छा पेपर था। तो इन इक्वेशन जीपीपी माइनस ये जो आर है, तो आप सब जानते हैं कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस व्हाट रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू व्हाट, एनपीपी इकोलॉजी का क्वेश्चन है, राइट। इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से अगर हम लोग रेस्पिरेटरी लॉस हटा देते हैं, जो बच जाता है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी लॉस, राइट, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है 104 में हम लोग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था। ये टैसल्स टैलेंट स्टिग्मा होता है, एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्ट एनसीईआरटी है टू ट्रैप पोलन ग्रेन्स। तो मैंने नोटिस किया कि सेक्शन ए में जो था, ये ज्यादातर क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, आपको ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा आ रहा था सेक्शन ए का। सेक्शन बी में आपको जब आएगा आप नोटिस करोगे कि सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें एनालिटिकल था और थोड़ा लंबा था, तो टाइम कंज्यूमिंग कर रहा था। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? ये मॉलिक्यूलर विजडम इन चैप्टर का क्वेश्चन है, राइट। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपका आ जाएगा ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5s आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है मॉलिक्यूलर विजडम इन चैप्टर में, राइट, अंडर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दे दिया, राइट। नेक्स्ट आ जा रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपॉन एक्सपोजर टू यूवी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन, कि अगर यूवी से एक्सपोज करने से डीएनए जो इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन हुआ है तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर का हो जाता है। 106 ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। द थिकनेस ऑफ ओजोन, ये डॉक्टर यूनिट एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑप्शन नंबर 3, राइट। कॉलम में है ओजोन का थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग किलोमीटर डेसिबल या डेकामीटर यूज नहीं करते, ऑप्शन यूनिट यूज किया जाता है। 107 ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। द फेनोमेनन ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है,
प्लियोट्रोपिज्म मतलब क्या है, वही वन जीन कंट्रोलिंग मेनी कैरेक्टर्स। तो इसका क्लियर कट आंसर हो जाएगा, मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन कंट्रोल कर रहा है तो 108 वन हो जाएगा, राइट। मोर देन टू जीन्स अफेक्टिंग अ सिंगल कैरेक्टर, ये तो पॉलीजेनिक हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, ये तो मल्टीपल एलीलिज्म हो गया। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच ऑफ द टू जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट, राइट। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स जो नॉर्मल सिचुएशन होता है मेंडल का। तो इसमें बोल रहा है वन जीन सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फेनोटाइपिक एक्सप्रेशन, राइट, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड प्लियोट्रोपिज्म। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो प्लियोट्रोपिक होता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, राइट। इवन मतलब वन जीन हैविंग मल्टीपल इम्पैक्ट, सिकल सेल एनीमिया में दिखता है, क्लासिक एग्जांपल है। प्रेइंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहार्मोन, या ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा 109 का। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो गिबरेलिक एसिड होगा जी, इसका डायरेक्ट आंसर है। अब असर्शन रीजनिंग फिर से आप देखो, बार बार असर्शन रीजनिंग दिया जा रहा है, तो आपका स्पीड ब्रेकर के हिसाब से भाई, तो ये असर्शन रीजनिंग सेक्शन एक असर्शन रीजनिंग इजी लगा मुझको, राइट। और डायरेक्ट था, एनसीईआरटी बेस्ड था। तो ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, मैंने नोटिस किया प्लांट किंगडम, देन प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ये सब के ऊपर में क्वेश्चन दिया है बॉटनी में, अच्छा खासा क्वेश्चन दिया है, राइट। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का भी 2-3 क्वेश्चन देखोगे, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छा था, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन मैंने देखा कि प्लांट किंगडम एंड प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड देन प्लांट एनाटॉमी, इसमें अच्छा क्वेश्चन आया। तो ये प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द कैमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनिमा स्टेज, डायरेक्ट है, सही है। प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, या वो मॉस में देखा जाता है, राइट। मॉस क्या है, लीवर वाटसन मॉसिस ब्राइफाइट्स के अंदर में आएगा। तो स्पोर्ट से मॉसिस का केस में, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है स्पोर्ट्स से टू, डायरेक्ट डेवलपमेंट इन द सेंस लाइक, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वाया प्रोटोनिमा जाएगा, वाया डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं बनेगा, ओके। सो बी केयरफुल इन दिस वर्ड स्टेटिंग लाइक डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, मतलब प्रोटोनिना डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर बोला जा रहा है, राइट। गैमेटोफाइट डायरेक्ट नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द गैमेटोफाइट, इसमें 2 स्टेज होता है ना, फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा, सेकंड वन इज द लीफी स्टेज। तो पहले स्पोर से क्या बनता है, प्रोटोनिमा बनता है। तो स्पोर डायरेक्टली डेवलप इनटू व्हाट, प्रोटोनिमा। तो ऑब्वियसली द रीजन इज करेक्ट, प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स एंड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इन द कैप्सूल ऑफ द मॉस। मॉस का एग्जांपल फ्यूनेरिया ले लो, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 100, बताइए 110 का आंसर क्या होगा, आप लोग बोलिए। 110 का आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। यस देवार को करेक्ट आंसर है आपका, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सही है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 110 का 3 हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ। ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस और रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल प्रेसिपिटेट्स आउट, डायरेक्ट क्वेश्चन डीएनए होगा इसका आंसर। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS2 फोटोसिंथेसिस क्वेश्चन, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आ गया है, राइट। PS2 एज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होगा, तो हम लोग सब जानते हैं इसका PS2 का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या होगा, 680 होता है। PS1 का 700 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा 112 का। PS2 का रिएक्शन सेंटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम 680 नैनोमीटर में होता है, राइट, शॉर्टर वेवलेंथ वाला। और 700 नैनोमीटर तो रिएक्शन सेंटर का PS1 होता है, याद रखिएगा। फैमिली फैबेसी वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में एक चीज तो ठीक है कि डायरेक्ट क्वेश्चन के फैबेसी में है, लेकिन सोलानेसी या लीलियसी में नहीं है। तो फैबेसी डायडेल्फस होता है, सबको पता है। तो डायडेल्फस है फैबेसी, ये एक पॉइंट है। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, विद रेस्पेक्ट टू स्टेटमेंट स्टेमेंस पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फैबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलानेसी एंड लीली। तो डायडेल्फस कंडीशन, जो हम लोग जानते हैं 9 फ्यूज 1 फ्री होता है स्टेमेंस, दैट्स कॉल्ड डायडेल्फस कंडीशन, राइट। तो इन दैट डायडेल्फस कंडीशन आपको मिलेगा नहीं इन सोलानेसी एंड लिलियसी, राइट। लेकिन यहाँ पे एक काउंटर हो सकता है कि ये जो डाइथिकस वर्ड यूज कर दिया ना, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि डाइथिकस तो भाई मिलता है, यस डाइथिकस इज देयर इन फैबेसी, लेकिन ये फैमिली में भी आ जाता है, जैसे सोलानेसी में भी दिख जाता है डाइथिकस, तो दैट हैज क्रिएटेड अ प्रॉब्लम। बाकी ऑप्शन का तो कोई चांस है नहीं। Monodelphous, Epiphilus, Polyodelphous conditions are not found in case of Fabaceae. तो with respect to Fabaceae बोलेंगे तो या ऑप्शन 3 मारेंगे, लेकिन डाइथिकस स्पॉट को चैलेंज हो सकता है। तो व्हाट एनटीए विल डू ओवर हियर, हम लोग तो डायडेल्फस देके मारेंगे बिकॉज दैट्स द ओनली चॉइस पॉसिबल।
डाइथिकस भी फैबेसी में है, लेकिन सोलानेसी में भी कुछ कुछ जगह पे डाइथिकस आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये पार्ट जो है, ऑल्दो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस एस्पेक्ट ऑफ डाइथिकस पार्ट। तो ये लेकिन अगर आप कोर बॉटनी में जाएंगे तो सोलानेसी का कुछ मेंबर्स में डाइथिकस दिख जाता है, एंड दैट्स मैचिंग विद दैट ऑफ द एज पर द क्वेश्चन 5 डाइथिकस नहीं देना चाहते मेरे हिसाब से, राइट। तो सिर्फ डायल्फास देके छोड़ देना बेटर होगा। तो जो भी ऑप्शन 3 हम लोग मारेंगे। which microneedle is required for splitting? Yeah, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट था, टाइट इन द सेंस लाइक इसको ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का पार्ट वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस में लगता है, तो इसमें मैंगनीज एंड एज वेल एज कैल्शियम लगता है। तो ऑप्शन में कैल्शियम है नहीं, मैंगनीज है, तो मैंगनीज मारोगे तो 114 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। इवल क्वाड्रेट, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर में दिया हुआ है। टिबियल क्वाड्रेट जो है 4 मेजर रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा मेजर रीजन होगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ये एनसीईआरटी में क्लियरली दिया हुआ है, राइट। नेक्स्ट आ रहा है मूवमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ आयंस मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। ग्रेट क्वेश्चन, वेरी इजी टेक। ये क्वेश्चन 117 वाला क्वेश्चन है, मुझको अच्छा लगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। In tissue culture experiment, mesophyll cells are put in a culture medium to form callus. A callus is an undifferentiated mass of cell. तो भाई अगर मेसोफिल सेल है वो तो डिफरेंशिएटेड है, पैरेंकाइमा होता है, और ये कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड मतलब उसका मेरिस्टेमेटिक पावर आ जा रहा है, तब जाके कैलस से फिर ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, मतलब रूट बनता है, शूट बनता है, डिपेंडिंग ऑन कौन सा फाइटोहार्मोन ट्रीटमेंट दे रहे हो आप, साइटोकिनिन ऑक्सिन का रेशियो के हिसाब से कैलस से बन जाता है रूट्स एंड शूट्स हम लोग बनाते हैं टिश्यू कल्चर के टाइम। लेकिन एक एक्सप्लांट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट अस से द एक्सप्लांट दैट इज बीइंग टेकन ओवर हियर इज द लीफ मेसोफिल सेल्स, राइट। तो एक छोटा सा एक्सप्लांट लिया जा रहा है जो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड है। मेसोफिल इज सपोज्ड टू बी पैरेंकाइमा, इट्स क्लोरेनकाइमा, डिफरेंशिएटेड है। उसको उसको फिर अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, कैलस में कन्वर्ट कर रहे हो। सो दिस प्रोसेस इज डेफिनेटली व्हाट? डी डिफरेंशिएशन, राइट। एक परमानेंट टिश्यू को तुम फिर से मेरिस्टेमेटिक बना रहे हो, तो ऑब्वियसली द प्रोसेस इज व्हाट? डी डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसका आंसर सेनेसेंस डेवलपमेंट, ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। डिफरेंशिएशन मतलब तो सोचो मेरिस्टेम से जब एक प्राइमरी मेरिस्टेम से परमानेंट टिश्यू बनता है, दैट्स डिफरेंशिएशन। अब परमानेंट टिश्यू से फिर से तुम सेकेंडरी मेरिस्टेम बना रहे हो, राइट, दैट्स डी डिफरेंशिएशन व्हिच इज हैपनिंग इन दिस केस, राइट। सो इट्स डी डिफरेंशिएशन इज द करेक्ट आंसर। 117 ऑप्शन 4 मानना है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि 118 द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैकेटिंग में होता है। 118 फोर्थ सेल डिवीजन का क्वेश्चन है, राइट। अब आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन 119 वाला जो क्वेश्चन है, अच्छा ये दिया हुआ है क्या कहीं पे? 130 मीटर एनसीईआरटी में कहीं पे हाँ है क्या? हाँ ये सर, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, राइट। डायरेक्ट। तो इट इज देयर इन द चैप्टर विच वन? ट्रांसपोर्ट चैप्टर। আমি পেজ ये নাম্বারটা বলছি। पेज नंबर, या कैन जस्ट टेल मी दैट ट्रांसपिरेशन तो ये एनसीईआरटी में है। व्हाट ट्रांसपिरेशन कैन डू 10 to 15 डिग्रीज डाउन है इवेपोरेटिव कूलिंग, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट xylem sized column of water over 130 मीटर हाइट। तो बाय द वे 130 मीटर जैसे आप देख लो ना, एक लॉजिक भी लगाओगे ना, 130 मीटर मतलब ये जो सिकुआ पिकुआ है ना, जो टॉलेस्ट ट्री है, उसका हाइट लगभग वही जाएगा, 115 के आसपास में जाता है। तो उतना तक हाइट टान दे रहा है, तो ये लॉजिकली राइट होना ही चाहिए, राइट। 130 मीटर होना चाहिए। अगर आप डेटा भूल भी गया, एनसीईआरटी में 130 मीटर मेंशन है, राइट। यस सर। सर एकदम दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पेज नंबर 188। 130 मीटर इज मेंशन, राइट। Yes, measurements reveal that the forces generated by transpiration can create pressures sufficient to lift a xylem-sized column of water over 130 meters high. बस ओवर वन तो And डायरेक्ट pa- एनसीईआरटी उठा कर and page number 189 says that the importance of transpiration, it cools leaf surfaces sometimes 10 to 15 degree by evaporative cooling. करेक्ट। सो डायरेक्ट है एनसीईआरटी डायरेक्ट, तो भाई दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, आप देख सकते हो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्लेसेंटेशन वाला डाल दिए, यही सब क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। अगर आप पूरा एनसीईआरटी आप देख सकते हो, करंट ट्रेंड क्लियरली दिखा रहा है कि आप एडिशनल मटेरियल पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, आप एनसीईआरटी पढ़ो प्रॉपर्ली, समझ के पढ़ो। लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्विज दिया है, देख चाइना रोज लेमन है, बीच में एनसीईआरटी एग्जाम्पल टमाटर दिया हुआ है, मतलब टमाटो है,
तो बेटा टमाटो को चेंज करके पिटूनिया कर दिया, लेकिन आप भूल जा रहे हो कि टमाटो और पिटूनिया दोनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन पिटूनिया कम सरना सोलानेसी, टोमेटो ऑल्सो कम सरना सोलानेसी। तो सोलानेसी में एक्सल प्रेजेंटेशन होता है, ये जानना जरूरी था, राइट। तो वही बेटा चेंज करके टोमेटो को चेंज करके पिटूनिया दे दिया। डिस्क्रिप्शन में वो लोग दिया था एनसीईआरटी में चना रोज, टोमेटो एंड व्हाट, लेमन, राइट। तो अलग अलग फैमिली है, लेकिन फैमिली सब अलग है, लेकिन पिटूनिया जानबूझ के दिया क्योंकि पिटूनिया सोलानेसी वाला फैमिली में ऑर्नामेंटल प्लांट, और वहां पे था वेजिटेबल था टोमेटो, फूड प्लांट, राइट। सो टोमेटो को चेंज करके पिटूनिया कर दिया। तो आपको यह आना चाहिए दिमाग में कि पिटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट सोलानेसी का अंडर में है, तो सोलानेसी में एज वेल प्रेजेंटेशन होता है, राइट। तो ऑप्शन 2 मानना पड़ेगा। नेक्स्ट आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, सेंट्रोमियर कब डिवाइड करेगा मियोसिस में, राइट। ऑब्वियसली एनाफेज 2 121, इसका आ जा रहा है ऑप्शन 1। तो ये पुराना क्वेश्चन है, ये तो दैट्स इजी आल्सो। तो दिस इज गोइंग प्रीटी इजी। आप 122 नंबर देख लो कि स्टूडेंट, तो हम लोग क्लासेस में भी बहुत बार इनका नाम लिया है। थॉमस एंड मॉर्गन का अपना स्टूडेंट था जो ये लिंकेज मैप वाला कंसेप्ट दिया था। तो ये अल्फ्रेड स्टूडेंट 122 का ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट एनसीईआरटी में भी लिखा है ये, ठीक है। कि मतलब वो जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के साथ डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, बिटवीन लिंक जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम उन्होंने दिया था, उससे लिंकेज मैप मतलब सीक्वेंसिंग ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम निकाल दिया था कौन, थॉमस एंड मॉर्गन का अपना स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूडेंट, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। सेलुलोज डज नॉट फ्रॉम ब्लू कलर, अगेन डायरेक्ट एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल चैप्टर से है, बिकॉज इट डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस, बिकॉज ये बीटा ग्लूकोज पॉलीमर है, स्ट्रेचन होता है, कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं बना पाता है लाइक स्टार्च, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट विल नॉट होल्ड द आयरन मॉलिक्यूल, सेंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट। In gene gun method to introduce ये NCERT directed tungsten और gold इसका direct answer होगा। Identify the pair of heterosporas, हाँ देखो फिर से आ गया प्लांट किंगडम। और इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम्पल ज्यादा पढ़ के फायदा नहीं है क्योंकि आप भूल जाओगे। आप क्लियरली देख पा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल से दिया जा रहा है, सिलाजिनेला सल्विनिया एनसीईआरटी में मेंशन है, अगर हेटेरोस्पोरा तो वही उठा के दे दिया जाएगा। तो 125 ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अनइक्विवोकल प्रूव, ये भी एनसीईआरटी है, तो इसका डायरेक्ट है अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, राइट। Hershey and Chase 126 ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये मोलिकुलर विजडम इनहेरिटेंस चैप्टर का क्वेश्चन है, और ये डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, एटीपी कितना है, एनएडीपीएच प्लस एच प्लस कितना, राइट, एनएडीपीएच टू कितना है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि 1 साइकिल ऑफ द C3 पाथवे में कितना लगता है एटीपी भाई, 3 लगेगा, तो 6 साइकिल घूमेगा C3 पाथवे 6 बार, तो 6 3 18 एटीपी लगेगा। और पर साइकिल में कितना लगता है एनएडीपीएच प्लस एच प्लस कितना लगेगा, 2 लगता है, राइट। तो 6 दूना 12, 6 बार घूमता है ना वो जो पाथवे, C3 पाथवे टू मेक 1 ग्लूकोज। तो क्वेश्चन है कि एक ग्लूकोज बनाना है, तो सिंपल, तो 6 ठो केल्विन साइकिल लगेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 18 एटीपी और 12 एनएडपीएच2 लगेगा, तो दैट इज 127, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। इसके साथ आप देख पा रहे हो कि ये सब डायरेक्ट एनसीईआरटी है, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन इकोलॉजी का है। इकोलॉजी में डेट्रीटिवर्स परफॉर्म फ्रैगमेंटेशन लाइक अर्थवॉर्म, ब्रेक डाउन करता है, छोटा छोटा टुकड़ा कर देता है डेट्रिटस को, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को। Then humus is further degraded by some इसको mineralization, NCERT direct है। Water soluble inorganic stuff, they go down and they precipitate and they become unavailable salts, that's written in NCERT। तो ये लीचिंग बोलता है, ये भी सही है, एबीसी सही है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, दैट इज 128, ऑप्शन नंबर 3। डी, द डेट्रिटस फूड चेन बिगिंस विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है नहीं, डेट्रिटस से स्टार्ट होता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है। Earthworm break down detritus into smaller particles by process of not catabolism, it is fragmentation। डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने को बोलता है, क्या पार्टिकल वर्ड यूज किया गया है। तो ऑब्वियसली अर्थवॉर्म इज अ डेट्रिटिवोर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है। एंजाइम का एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिंपल वन, दैट्स कॉल्ड कैटाबोलिज्म, राइट। That's done by the decomposers। Okay, there is a slight difference between detritivores and decomposers। Detritivores are going to break down the detritus into smaller fragments, and earthworm is a detritivore। ओके, सो अब आ रहा है एंजियोस्पर्म, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट दिया है अगेन, ये रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली सिनर्जिड, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। Primary endosperm nucleus is a product of triple fusion, zygote is a product of syngamy, and synergids are haploid part of female gametophyte। So obviously option 129, option 1। So these all questions are pretty easy, pretty easy। Number 130 में गया है, ATP is used at 2 steps in glycolysis। सही है, हम लोग जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस EMP पाथवे में 2 स्टेप में लगता है।
एक ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, दूसरा ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 ब्रिज फॉस्फेट में। तो वही क्लियर कट दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सही आंसर है। राइट, तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्रेस सीक्वेंस बी केयरफुल इन दिस क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इंटरेस्ट का डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी। बहुत कोई स्टूडेंट्स ने इसको शायद लिख देगा कि ऑल जीन्स आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन्स, ये गलती हो जाएगा। तो बोला जाएगा एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एनसीईआरटी क्लियरली दिया ऑल जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए कम्स अंडर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स। दिस इज कमिंग अंडर एन अप्रोच ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, राइट। सीक्वेंस एनोटेशन और एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स दो होता है, तो यहाँ पर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स के ऊपर क्वेश्चन किया है, एनसीईआरटी से सीधा लाइन उठा के दे दिया है। Among eukaryotes, replication of DNA takes place, सबको पता है एक्सप्रेस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 133 बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हाँ, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, हल्का सा ट्विस्ट दे दिया है। एंडार्च एग्जार्च सबको पता है कि मोस्ट ऑफ एंडार्च जो होता है वो स्टेम में होता है, एंड एग्जार्च यूजुअली रूट में मिलता है। एंड एग्जार्च कंडीशन में मेटाजाइलम वेसल्स आर टुवर्ड्स द सेंटर, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी, राइट। Metaxylem is towards the center, protoxylem is towards periphery. Okay, in the root exact situation is there. Entire situation क्या हो रहा है? Metaxylem is towards the बड़ा size vessels, periphery में होता है, और जो narrow size protoxylem younger vessels जो है वो towards the pith के तरफ होता है. So that's entire. Means depending on the arrangement of proto and meta. देखो भाई, प्रोटो मेटा जो है ना, ये प्राइमरी जाइलम में मिलता है, तो ट्रिक क्या दिया दिया यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम लगा दिया। सेकेंडरी जाइलम में ये डिफरेंशिएशन नहीं होता है, राइट। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो गया है। एंड अगर आप सही से नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्राइमरी जाइलम बोल के लिखा हुआ है, जस्ट व्हाट प्राइमरी को चेंज करके सेकेंडरी कर दिया बस। तो व्हेन यू आर स्टडीइंग यू शुड नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, तब आप इसको कर पाओगे। तो स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 एग्जैक्ट कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम, ये सही है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका ऑप्शन क्या होगा? स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 मानना पड़ेगा, ठीक है। सही है। अब आ रहा है लार्ज कलरफुल फ्रैगमेंट फ्लावर्स, नेक्टर मिलता है, ये तो सबको पता है कि एंटोमोफिलस फ्लावर्स होता है, मतलब इंसेक्ट पॉलिनेटेड है, ऑप्शन 3। विच हार्मोन इंटरनोडल पिट्यूल इलॉन्गेशन डीप वाटर राइस प्लांट, देखो चुन चुन के दिया है, ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप इथिलीन को फ्रूट रैपनिंग हार्मोन आप जानते हो, इसमें ग्रोथ प्रोमोटिंग ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज होता है। प्लांट ग्रोथ ग्रोथ एंड रेगुलेशन चैप्टर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर का क्वेश्चन है। लेकिन ये टिपिकल वाला जो है ना कि राइस प्लांट में इथिलीन क्या हेल्प कर रहा है कि पिट्यूल इलॉन्गेशन, सो दैट द लीव्स कैन रिमेन above the surface of the water, water locked कंडीशन में राइस ग्रो करता है, तो उसका लीव्स को वाटर के लेवल को ऊपर में रखने के लिए इथिलीन इसमें हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, तो आंसर इथिलीन ही होगा इसका, 135 ऑप्शन 1। सही है। इसके साथ हम लोग मूव ऑन कर जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है सेक्शन बी। अब देखो जैसे ही सेक्शन बी आया ना, क्वेश्चन का साइज बड़ा हो गया, राइट। 136 से 150 का जो गेम है, इवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड ए, सबको पता है। अब ये देख लो, assertion A, a flower is defined as a modified shoot, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, राइट। फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट वेयरिंग द होस्ट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम इनसाइड ए लाइन, राइट। अब बोल रहे हैं कि अब फ्लावर इज डिफाइंड एज अ, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेकिन अदर फॉर्मेट्स में। अब फ्लावर इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट, एक शूट है स्टेम, तो शूट में क्या होता है? शूट में नोड होगा, इंटरनोड होगा, लीव्स होगा, राइट। सो यहाँ पे बोला जा रहा है फ्लावर क्या है? इज डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट, शूट मॉडिफिकेशन है, तो फाइन। आप शूट मॉडिफिकेशन, आप इसको आपको ब्रेन ब्रेन में पूछना पड़ेगा, आप उसको शूट मॉडिफिकेशन क्यों बोल रहे हैं? व्हाई, व्हाट द रीजन दैट यू आर कॉलिंग इट एज अ मॉडिफाइड शूट? आर यू गेटिंग द रीजन? आर यू गेटिंग द रीजन? If we are calling it as a modified shoot because it has nodes and because it has internodes and because it has leaves, that's the reason we call it shoot. अब modified क्यों है? Because internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages. Internode of the shoot gets condensed to produce different floral appendages, flower का appendage laterally, जिसको हम लोग floral leaves बोलते हैं, right, at successive nodes instead of leaves, leaves के जगह पे floral appendage जैसे sepal, petal, stamen, carpel, ये सब floral appendages है. So these are what we can call them floral leaves, and they are originating from the nodes. एंड इंटरनोड काफी कंडेंस है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उसका कंडेंस स्ट्रक्चर हो जा रहा है, छोटा हो जा रहा है, लेकिन उसके नोड से क्या निकल रहा है? फ्लोरल लीव्स, नेमली सेपल पेटल, कार्पल
Same mention carpel. So they are the floral leaves, the floral appendage. So ये reason सही है, because it is having internode, because it's having node and leaves, therefore it's a modified shoot. Therefore it's a, why is modified? Because internode condenser. So इसका reason निकल के आ रहा है as an answer. So obviously the reason is the correct explanation for the assertion. Right. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 136 का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा. राइट मतलब पॉइंट असर्शन सही है, ये तो एनसीईआरटी से हो जा रहा है, लेकिन वेदर द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, ये लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो इसको आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि ये असर्शन का फ्लावर इज डिफरेंट एज अ मॉडिफाइड शूट, व्हाई आर यू कॉलिंग अ फ्लावर एज अ मॉडिफाइड शूट? इसका आंसर मिल जा रहा है एज दिस रीजन, हेंस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन. राइट. नेक्स्ट आ रहा है कि 137 में मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2. आप इसको डायरेक्ट मारो, इसमें कोई टेंशन नहीं है. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 137 का? अब देखो एम फेज इज इक्वेशनल, सबको पता है. G2, अब G2 में क्या होता है? G2 में प्रोटीन सिंथेसिस होता है क्या G2 में? हाँ होता है. तो देखो इसको करने का इजिएस्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको अगर पता है एम फेज इक्वेशनल, लेकिन ये सब क्वेश्चन में थोड़ा चेक कर लेना चाहिए. ये तो चेक कर लेना चाहिए. एम फेज इक्वेशनल पता है, ठीक है. G2 देख ले भाई. G2 देखा मतलब बी के साथ क्या जाएगा? बी के साथ प्रोटीन सिंथेसिस होता है. हाँ सही है. क्विसेंट स्टेज किसको बोलेंगे? इनएक्टिव फेज को बोलते हैं. तो सी क्या जाना चाहिए? हिसाब से क्या जाना चाहिए? 137 का C2. आप इसको क्विक सॉल्व कर सकते हैं सी को लेके. देखो ये सब क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने के लिए हम लोग यूजुअली जो टेक्निक यूज करते हैं कि हम लोग देखते हैं किसी ओवरलैप नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू चेक इट लाइक, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. ये देखो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ. यहाँ पे ये कहाँ गया? जैसे 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 ये वाला केस स्टडी में देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो. यहाँ पे देखो, ठीक है. आई होप यू ऑल कैन सी दिस एनोटेशन. कैन यू ऑल सी द एनोटेशन? ऑल कैन सी द एनोटेशन? एवरीबॉडी कैन सी द एनोटेशन? कुड यू कमेंट यस और नो? ओके फाइन. तो यहाँ पे देख 2 1 4 1 है, तो इससे पता चल जा रहा है कि हाँ, लेकिन इसमें भी 1 है. तो ट्रिक दे दिया 3 3 3, प्रॉब्लम है. ये देखिए यहाँ पे 2 2 करके रख दिया है, प्रॉब्लम है. तो यहाँ पर भी 4 4 करके रख दिया. तो जानबूझ के ये लोग इसे कर दिया, तो कुछ नहीं कर सकते. इसके ऊपर टैली कर लेना सही रहेगा. राइट. तो एज ए रिजल्ट ऑफ द नेम फेस के साथ आप देख पा रहे हो कि इक्वेशनल डिवीजन हो जा रहा है. G1. Now, is G1 the interval between mitosis and initiation of the DNA replication is S phase or M phase? So M phase और H phase के बीच में कौन है? G1 है. तो D3. तो इससे ये सॉल्व हो जाए, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं. तो ये सॉल्व हो जा रहा है. एंड 137 में हम लोग क्लियरली दिख रहा है कि इसका ऑप्शन क्या आ जा रहा है? ऑप्शन 1 हो जा रहा है. राइट. आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं. इसके साथ हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन्स ऑफ द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, ये डायरेक्ट नॉलेज क्वेश्चन दे दिया है, एनसीईआरटी में है. और इसका आंसर क्या है एनसीईआरटी एज पर एनसीईआरटी? ऑप्शन 3 है. ऑप्शन क्या है? 380. दैट्स व्हाट, बताइए कौन सा ऑप्शन है? 3. राइट 80. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. तो ये क्वेश्चन अगर आपको पता है, आप एनसीईआरटी सही से पढ़े हैं, तब आपका ये हो पाएगा. नेक्स्ट आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. राइट. नाउ दिस इज आप इसको अगर लास्ट से स्टार्ट करोगे, एल्गल ब्लूम देख लो, कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर improves and promotes fishery. एल्गल ब्लूम कभी भी इम्प्रूव करता नहीं है, वाटर क्वालिटी खराब कर देता है. तो ये क्लियर कट एक सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो नोट मारा 4 मार्क निकल जाएंगे. राइट. रेस्ट ऑफ द थिंग्स करेक्ट है उसमें. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, तो ये सब एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो दीज ऑल आर नॉट टफ एट ऑल. लेकिन बीच बीच में एक आएगा, जैसा ये क्वेश्चन है 140 का. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड फॉर केमी ऑस्मोसिस. अब केमी ऑस्मोसिस का टारगेट क्या है? केमी ऑस्मोसिस का टारगेट एनएडीपीएच बनाना नहीं है. केमी ऑस्मोसिस का टारगेट क्या है? एटीपी बनाना. तो ये जो एनएडीपी सिंथेसिस, एनएडीपी सिंथेज, राइट, सिंथेज, एनएडीपी सिंथेज, ये हमको चाहिए ही नहीं. जो चाहिए वो एटीपी सिंथेज चाहिए. तो अभी पॉइंट है कि पहला ये वाला केस और ये वाला केस में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस यही है कि इसमें मेम्ब्रेन लिखा हुआ है. तो केमी ऑस्मोसिस ऑब्वियसली थ्रू अ मेम्ब्रेन. ऑस्मोसिस इज ऑलवेज अ मेम्ब्रेन फेनोमेनन. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको ऑप्शन नंबर 3 तो जाना ही है कि प्रोटॉन पंप लगेगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट लगेगा. राइट. प्रोटॉन पंप लगता है ना, ये सब फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन के कैसे कैसे आपका ये एडीपी सिंथेसिस हो रहा है.
right? Waterlysis of water होने के कारण protons are getting accumulated in the lumen, and on top of that, protons are also getting pumped through the plastoquinone, right? So proton pump चाहिए, proton gradient चाहिए, एक membrane चाहिए जिसको thalloid membrane बोल रहे हैं, and ATP synthesis enzyme जो है, जो हम लोग CF0 CF1 पार्टिकल बोलते हैं, ATP synthesis enzyme चाहिए, right? अगर आप इसको एज अ क्लोरोप्लास्ट के हिसाब से केमियोस्मोसिस, वहाँ पे जो केमियोस्मोसिस हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रहा है फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम में, वो आप सोच सकते हो। तो ऑप्शन 3 मानना पड़ेगा 140 का ऑप्शन 3। तो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, ये जिसका क्लैरिटी है वही कर पाएगा ये क्वेश्चन। अगर डाउट है तो इसको छोड़ देना बेस्ट रहता है, अगर आपको डाउट है। लिस्ट 1 लिस्ट 2 कोहेशन, ये भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर का। तो कोहेशन तो हम लोग जानते हैं सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल, तो क्लियर कट भाई हो गया, A2 तो होना ही है, A2 तो होना ही है। तो A2 लेकिन दो जगह पे दे के रखा है, समझ रहे हैं। और एडिशन, एडिशन क्या होता है? एडिशन, एडिशन इज बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल विद द जाइलम, मतलब जाइलम का जो सरफेस है वेसल्स का। तो अट्रैक्शन ही एनसीईआरटी है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस। सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, तो ये हो जा रहा है। और गटेशन तो आप जानते ही हो कि वाटर लॉस टू द हाइड्रोथोड, सो वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज, वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज होगा, तो D3 आ जाएगा, राइट। तो इससे आप आराम से रिलेट करके ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 141 आप किस में जा पाओगे? ऑप्शन नंबर 3 हम लोग को दिख जा रहा है, राइट। 141 में कौन सा ऑप्शन आ रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर 3 हो जा रहा है। ए के साथ 2 आप देख लो एक बार, ऑप्शन 3 हो रहा है कि नहीं। ए के साथ 141 क्या बोला? 3। तो ए के साथ 3 में क्या है? ए के साथ 2 है, म्यूचुअल अट्रैक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स मैच किया। एडिशन के साथ क्या होगा? एडिशन, एडिशन ये पोलर सरफेस होगा, B4, राइट। सरफेस टेंशन मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये मेंशन रहता है एनसीईआरटी में है। और गटेशन क्या है? वाटर लॉस इन द लिक्विड फेज। सो दैट क्लियरली मैचेस विद ऑप्शन नंबर 3, राइट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई क्वेरी सर एनएडीपी रिडक्टेज हाउ what is the question that you're asking here? How when a synthesis जाएगा? Synthesis, yeah, that also is the point. A enzyme reductase. Ankita is also mentioning that reductase होवे ना synthesis जाएगा. Yeah, that's fine. We can rule it out. Synthesis का कोई जगह नहीं है, ये हम बोलना चाह रहे हैं। एनएडीपी synthesis का कोई जगह नहीं है। आप इसको तो एनएडीपी reductase का रोल है, राइट। तो synthesis जहाँ पे लिखा हो हटा दो, करेक्ट ना? करेक्ट अंकिता? हेलो, या तो आपने क्या हिट किया? 140 को क्या हिट किया था? 140 में क्या मारा है? 3 मारा है। वेटिंग फॉर रिप्लाई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो भी दिया है तो आई थिंक आई लेफ्ट इट बिकॉज आई हैव कंफ्यूजन। ठीक है, कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर डाउट आ रहा था उसको नेगेटिव ना करना ही बेटर है। अच्छा, मेलोनेट, ये मेलोनेट होता है, मेलोनेट है, मेलोनेट होता है एक्चुअली। मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनहिबिट दैट। ये एक्चुअली होना चाहिए था मेलोनेट। ये 144 वाला देख लो आप लोग, क्या ये मेलोनेट। तो ये एनसीईआरटी है, डायरेक्ट सैड होगा, मतलब हम लोग इसको सैड एंजाइम बोलते थे, याद है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, सैड, करेक्ट ना? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो और भी हम लोग कर लेते हैं इसको फटाफट करके। तो यहाँ पर देख लो 143 गॉसेस कंपैरेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर, राइट। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी से पूरा उठा के दे दिया, ये तो करेक्ट है। और आप जा रहा है कि इन जनरल कार्निवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन। ये कार्निवोर्स नहीं है, ये हर्बीवोर्स होता है। एनसीईआरटी लाइन है पूरा, अंडर कंपटीशन ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर कंपटीशन देखो, वहां पर आपको मिल जाएगा ये लास्ट लाइन की तरफ। ये हर्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर्स, देन कार्निवोर्स। तो काइंडली टेक नोट दैट इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 सही नहीं है। ठीक है, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 143 1 है, 142 वाज 1, 142 मैंने किया ही नहीं अभी। 143 किया, 144 3 किया, है ना? 144 ऑलरेडी कर लिए। 144 क्या किया? चलो जी, 1 सेकंड, या 144 क्या किया? 3 होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज,
143 1, 142 नहीं किया मैंने, 142 बता देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसका जो पॉइंट आ रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जिंक अगर याद रहता ना, ये जिंक बनाता है IAA, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इंडोल एसिटिक एसिड। तो कहाँ गया ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज IAA, तो ये इसी से मारेंगे, खत्म हो जाएगा। देखिए B1 और करने का जरूरत ही नहीं है, बस ये मार के निकल जाओगे 1। बाकी आप टैली करा लो, एनसीईआरटी में है, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर का है। एक्टिवेटर A3 होता है, आयरन सर एक्टिवेटर ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, राइट। C4 बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, C4 इलोंगेशन, सेल इलोंगेशन एंड डिफरेंशिएशन है। और D2 है मोलिब्डेनम, कंपोनेंट ऑफ नाइट्रोजन, एनसीईआरटी डायरेक्ट है। तो 142 का क्लियर आंसर आ जा रहा है 1, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गॉजेस वाला हो गया, 44 भी कर दिए। अब आ रही है लेंटिसेल्स, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेंटिसेल्स आर लेंथ शिफ्ट ओपनिंग परमिटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सही है। bark, ये थोड़ा बी केयरफुल, bark formed early in the season is not called hard bark, rather it is soft bark, that is what, soft। तो ये रॉन्ग हुआ, ये सही गया। bark is a technical term, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, नॉन टेक्निकल टर्म है, एनसीईआरटी has written is non technical, काटो इसको। bark refers to पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सही है। पेरिडम, पेरिडम है, प्लांट एंड का क्वेश्चन है। पेरिडम, पेरिडम में आपको क्या क्या मिल जाएगा, बाहर की तरफ फिलम मिलेगा, बीच में फिलोजन मिलेगा, और अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम लोग फेलोडर्म बोलते हैं। तो तीनों मिला के पेरिडम, तो पेरिडम प्लस सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज द टिश्यू विच इज जस्ट आउटसाइड द वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर में आपको टेक्निकली क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, ये सेकेंडरी फ्लोएम मिल जाएगा एंड पेरिडम मिल जाएगा। तो ये डी करेक्ट है, डी करेक्ट हो रहा है। और फिलोजन इज सिंगल लेयर्ड इन थिकनेस, ये गलत है, बिकॉज कपल ऑफ लेयर्स होता है। एनसीईआरटी हैज रिटन द वर्ड, देखना, कपल ऑफ, फिलोजन मतलब कॉर्क कैम्बियम, ये कपल ऑफ लेयर्स एनसीईआरटी मेंशन किया, तो ये गया। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको ए एंड डी ऑप्शन आ रहा है। 145 का AD, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 145 का ऑप्शन 4 हो गया। ओके, नेक्स्ट आ रहा है, गिवन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स वन लेवल्ड असर्शन, ये असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। इसका देखो, अगर थोड़ा संभाल के खेलना है। एयर करेंट्स, ये स्टेटमेंट सही है, लाइक ये वाला, इन जिम्नोस्पर्म द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पर्म कैरिड बाय एयर करंट, ये एनिमोफिली होता है, सही, एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन। बट यहाँ पे सब कुछ है, एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया, ये भी सही है, वेयर द मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड द पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म्ड, बोला यार। अब ये नॉट फॉर्म्ड इज नॉट द केस एवरीवेयर। इन जिम्नोस्पर्म्स वी गेट ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, ज़ोइडोसाइफोनोगैमी, लोअर जिम्नोस्पर्म में ज़ोइडोगैमी है, राइट, मेल गैमेट्स मोटाइल होता है लोअर जिम्नोस्पर्म, लेकिन साइफोनोगैमी मिलता है, साइफोनो पोलन ट्यूब होता है, जैसे निटालिस ऑर्डर में, ऑर्डर निटालिस, हाँ, इट मींस एडवांस जिम्नोस्पर्म में, तो उसमें पोलन ट्यूब इज नॉट फॉर्म, गलत हो जा रहा है, तो ये गया। एज अ रिजल्ट असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो 146 का क्या मारोगे, 1, क्या मारेंगे 1। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, राइट, ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन था, बहुत कोई गलती कर देगा। भाई तो क्लाइंट फिल्टर वाला कर लो भाई, क्लाइंट फिल्टर एनसीईआरटी देख के मारो, सीधा मारो एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट मेंशन नहीं है, डी नहीं है। सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल, सही है। ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, हाउएवर द गायनेकोमास्टिया हो जाता है, राइट, लैग्ड ऑन ग्राउंड नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या आ जाएगा इसका, आप कर पा रहे हो, राइट। अफेक्टेड इंडिविजुअल शॉर्ट स्ट्रेचड नहीं होता है, क्लाइंट फिल्टर मेल लंबा होता है, राइट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसका बी एंड ई ओनली होना चाहिए, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट 147 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, कर पा रहे हैं, राइट। तो वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दीवार को आपको क्वेश्चन के हिसाब से मूव करना पड़ेगा, ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, या XXY या XXY होता है, सही है, राइट, दैट्स एलोजेबिक ट्राइसोमी के कारण, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मूव करना है। अब नेक्स्ट आ जा रहे हैं हम लोग, लास्ट पार्ट ऑफ दिस बॉटनी पोर्शन, थोड़ा सा ध्यान से, क्यों ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन बोला जा रहा है। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन क्या चीज है, ये हम लोग जानते हैं कि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो लिंक रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये गया यहाँ के साथ, तो A2, तो A2 का ऑप्शन क्या है, ये खत्म हो गया, नहीं ये भी है, तो ये दोनों में आ गया। अब देख नेक्स्ट वाला भी B44 लगा के रखा है, तो C देखना पड़ेगा, C3 and 1, तो C ऑक्सीडेटिव, अच्छा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन किसके साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या 1 के साथ जाएगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो साइट्रेट सिंथेस के साथ नहीं जा सकता है, क्योंकि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे, जिसको हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल के साथ साइट्रेट सिंथेसिस
ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोला जा रहा है, साइट्रिक एसिड इज अ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो वो साइट्रेट सिंथेसिस के साथ लिंक हो जा रहा है, तो D1 हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ D1 होने से ये वाला सही हो जाएगा, तो 149 टू ऑप्शन हो जाएगा, राइट। एंड द लास्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इज 150। इधर देखो, अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस होता है, तो ए के साथ तो 4 जाएगा, तो ए के साथ 4 में तीनों दे के रखा है। अब कमेंसलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म एक गेन होगा, दूसरा नीदर गेन नॉर लॉस, तो इट्स अ प्लस इंट्रैक्शन, कहीं पे है प्लस इंट्रैक्शन है, तो B1 है, B1। तो B1 होने से ये खत्म हो गया, तो एज अ रिजल्ट ऑफ द डिजीज से खत्म हो जा रहा है, 150 ऑप्शन नंबर 4 मार्क के निकल जाएंगे ये, दैट इज द बॉटनी सेगमेंट, राइट। Okay. So there, 150. question number 1 first, broad palm with single palm crease, definitely a characteristic feature of Down syndrome. Direct NCERT question from Principles of Inheritance and Variation. Question number 152. Question number 152 में first statement जो है, देखो option statement 1 says a protein is imagined as a line, the left end represented by the first amino acid, that is C terminal, and the right end represented by the last amino acid, that is N terminal. This statement stands wrong. अगर कोई प्रोटीन होता है तो प्रोटीन में जो नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स चेन में प्रेजेंट होते हैं उसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट होता है उसका अमाइनो एंड इज फ्री, तो इट इज कॉल्ड एज द एन टर्मिनल, और जो राइट मोस्ट होता है दैट इज द सी। ओके, सो ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली इनकरेक्ट वन। एंड स्टेटमेंट 2 में जो बोला है एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट्स, इट इज अ हेटेरोटेट्रामेरिक प्रोटीन हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा सब यूनिट होता है और 2 बीटा सब यूनिट होता है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, where statement 1 is false but statement 2 is true. I hope you all got it, like that ह्यूमन हेमोग्लोबिन में चार सब यूनिट है, 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा टाइप है ना। आगे बढ़े, तो एंड दिस वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अमीनो एसिड दैट वी आर पुटिंग अप। एक साइड में एन टर्मिनल है, देख सकते हो, ये लेफ्ट साइड में एन टर्मिनल, और ये लास्ट वाला अमीनो एसिड का सी टर्मिनल यहाँ पे होगा, सी, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एन टर्मिनल जाएगा, या तो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, 153। क्वेश्चन 153 ह्यूमन फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट assertion says nephrons are of 2 types, cortical and juxtamedullary. Absolutely correct statement based on their relative position in cortex and the medulla. जिस पर्टिकुलर नेफ्रॉन का मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में लाई करता है वो कॉर्टेक्स है, और जिसका मेजर पोर्शन मेड्यूला में लाई करता है दैट इज juxtamedullary नेफ्रॉन, जिसमें रीजन सेज juxtamedullary nephrons have short loop of Henle whereas cortical nephrons have a longer loop of Henle. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है, क्योंकि उसका मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स में रहता है, तो ऑब्वियसली उसका जो लूप ऑफ हेनली होगा इट इज कंपैरेटिवली शॉर्टर, and juxtamedullary nephron as its major portion lies within the medullary region, so it has comparatively longer loop of Henle. तो this statement is actually wrong, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा assertion is true but reason is false, option 1. तो Next. मैच लिस्ट 1 and with 2. So question 154 आई थिंक यहाँ पर एक ऑप्शन से ही हो जाएगा 154 में देखो मॉर्फिन, हम लोग सबको पता है कि मॉर्फिन इज एक्ट्स लाइक अ पेन किलर, तो D3 एक ही ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ एक ही ऑप्शन देखना है, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है, सिंगल ऑप्शन से यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी होता है कि फोर्सफुल एक्सेलेरेशन के बाद एक पर्सन मैक्सिमम जितना अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं, दैट मींस टीवी प्लस IRV प्लस ERV, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। तो आंसर होगा 155 ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 में देखो, 156 में अगर P वेव जो होता है, P wave actually indicating the depolarization of the atria, and atrial depolarization is actually followed up by the atrial systole, but wave जो होता है वो actually depolarization और repolarization को indicate करता है। तो इसमें ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो A है that goes with 3, A3 एक ही है, that is ऑप्शन 3, तो ऑब्वियसली ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर, एक ही ऑप्शन देखने से हो जाएगा इसका, राइट।
बाकी ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 157 में सिंपल क्वेश्चन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन है, जिसमें गॉबलेट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस। अब गॉबलेट सेल अगर म्यूकस सीक्रेट कर रहा है तो बी के साथ जाना चाहिए 1, तो 1 ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 रह जाता है, बाकी 2 और 3 यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखो जो पेप्टिक सेल है, पेप्टिक सेल सीक्रेट्स एक्चुअली पेप्सिनोजेन, जो फार्दर एक्टिवेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ए के साथ जाएगा 3, तो A3B1 दैट इज ऑप्शन नंबर 1, 157 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154, इसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जूलॉजी में जो है कॉलम मैचिंग से आया है, कॉलम मैचिंग से टू इजी। 158 जो है, 158 में फर्स्ट वैसेक्टोमी पता है, वैसेक्टोमी में फर्स्ट डिफरेंस इज कट, तो वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल मेथड, तो ए के साथ जाएगा 3। अगर ए के साथ 3 जा रहा है तो ऑप्शन 1 एंड 2 यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कोइटस इंटरप्टस इज एक्चुअली अ नेचुरल मेथड, तो A3 होगा एंड B4, A3 B4 goes with option 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का, कि which one of the following common sexually transmitted diseases is completely curable when detected early and treated properly। एक्चुअली इन तीनों में से सारे वायरल है, वायरल एसटीडी है, सिर्फ एक ही है गोनोरिया दैट इज अ बैक्टीरियल एसटीडी, एंड बैक्टीरियल एसटीडीज आर ट्रीटेबल इफ इट इज डिटेक्टेड अर्ली। तो 159 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोनोरिया, जो निस्टेरिया गोनोरी से होता है। क्वेश्चन नंबर 160, क्वेश्चन नंबर 160 जो है, अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। क्वेश्चन नंबर 160 जो है, क्वेश्चन नंबर 160 में अगेन एक कॉलम मैचिंग है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, जिसमें रिंग वर्म फर्स्ट फंगल डिजीज दैट इज ट्राइकोफाइटन, फाइलेरियसिस दिस इज थ्रूचेरिडिया बैंक्रॉफ्टाई, तो ए के साथ जाता है 2 एंड B3, A2B3। एंड नेक्स्ट है मलेरिया, मलेरिया गोज विथ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाँ A2B3 एंड C4। 160 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, A2 जा रहा है, B3 जा रहा है एंड C4 जा रहा है, यस, एंड न्यूमोनिया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा D1, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। डायरेक्ट एनसीईआरटी पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 से, क्वेश्चन नंबर 161, हाँ ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि which one of the following are not considered as the part of endomembrane system। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर 4 ऑर्गेनेलीज आर देयर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, वैक्यूल एंड लाइसोसोम। तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी दिया हुआ है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स A, C एंड E, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो 161 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 162, 162 says which of the following is not a cloning vector, not a cloning vector। PBR 322 सबको पता है कि क्लोनिंग वेक्टर है, BAC, YAC, these two are the cloning vectors used during human genome project। प्रोब्स क्या होते हैं? प्रोब्स होते हैं आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड नॉन बेस सीक्वेंस से बनाया गया डीएनए स्टैंड्स, तो इसलिए प्रोब हो जाए, प्रोब कैन नॉट बी यूज्ड एज अ, प्रोब इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, तो 162 का हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट 163 ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन का क्वेश्चन है, ये तो फेमस क्वेश्चन है कि ऑप्शन देखो बी से हो जा रहा है, बी से अगर ककू लेइंग एग इन अ क्रोज नेस्ट, वो तो ब्रूट पैरासिटिज्म है, सबको पता है, and fungi and root of a higher plant in mycorrhiza, they are mutualistic relationship, तो B2C3 सिर्फ एक ही ऑप्शन के साथ जा रहा है, दैट इज 163, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बाकी ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी 164 पेडिग्री, सो सिंपल क्वेश्चन दैट पेडिग्री एनालिसिस में जिसको हम लोग कॉन्सैंग्विनस मैरिज कहते हैं, दैट इज मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, इसमें एक डबल लाइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, 165 में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को मार्क करने के लिए बोला गया है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन में सबसे पहले है टीनिया, टीनिया में होता है सोलेनोसाइट्स और फ्लेम सेल्स, टीनिया बिलोंग्स टू फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। नेक्स्ट है पैरामेशियम, पैरामेशियम में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स आर देयर।
फेरेटिमा दैट इज आर्थोम, फेरेटिमा में होता है नेफ्रिडियम, एंड पेरीप्लानेटा एंड पेरीप्लानेटा वाला जो ये है ना, पेरीप्लानेटा एक्चुअली एनसीईआरटी में जो आर्थ्रोपोडा फाइलम है उसके अंदर यूरिकोस ग्लैंड इज नॉट मेंशन्ड, बट जो कॉकरोच वाला टॉपिक है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स हैं, उसमें एक्चुअली दिया हुआ है द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ पेरीप्लानेटा इज यूरिकोस ग्लैंड। तो इससे रिलेटेड सेम एक और क्वेश्चन भी आया है जूलॉजी में। तो 165 जो है, 165 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि ए के साथ जा रहा है 3 एंड बी के साथ जा रहा है 2, सी के साथ जा रहा है 4 एंड डी के साथ जा रहा है 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वंस द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस एंटर द सीकम। अब जो सीकम वाला पोर्शन है, सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी बैकफ्लो, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल तब जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अगर हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की पार्ट्स को अगर सीरियली अरेंज करें तो उसमें सबसे पहले आता है डिओडिनम, देन कम्स जेजुनम, देन कम्स इलियम एंड फाइनली इलियम से वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। दैट इज द फर्स्ट पोर्शन इज सीकम, जिसका फर्स्ट पोर्शन होता है सीकम। अब इन दोनों के जंक्शन में प्रेजेंट होता है इलियोसिकल वाल्व। तो वही क्वेश्चन है कि जैसे अनडाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट चला गया सीकम के अंदर, तो इसका बैक फ्लो कौन प्रिवेंट करता है? आंसर होगा इलियोसिकल वाल्व। तो 166 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट 167, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, लैक ओपेरॉन का क्वेश्चन है। डायरेक्टली कौन सा जीन, कौन सा स्ट्रक्चरल जीन, कौन से एंजाइम्स का सिंथेसिस कर रहा है? इसमें देखो लैक जेड जीन जो होता है, जो लैक ओपेरॉन का स्ट्रक्चरल जीन का अरेंजमेंट होता है, दैट इज जेड, वाई एंड ए। So if we go in that sequence, Z synthesizes beta galactosidase enzyme, Y synthesizes Parmease enzyme, and A synthesizes trans-acetylase enzyme. तो 167 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। A के साथ जा रहा है 2 एंड B के साथ जा रहा है 1, C4 एंड D के साथ जा रहा है 1। हाँ, तो 167 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मतलब D1 से सॉल्व हो जा रहा है, D1 से भी सॉल्व हो जाएगा, अगर कोई D1 पहले देखता है तो D1 से भी। नेक्स्ट 168, ये गुड क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का लाइन है एक्चुअली। 168 बायोटेक का क्वेश्चन है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ इसका। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का क्वेश्चन है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 212 के एनसीईआरटी, पेज नंबर 212। हाँ, ये भी अर्ली डायग्नोसिस का ये मतलब 1 to 3 पॉइंट्स आर गिवन इन एनसीईआरटी, सेरम यूरिन एनालिसिस इज नॉट गिवन। Yes, direct NCERT line says conventional methods of diagnosis, that is serum and urine analysis, early detection is not possible. वही क्वेश्चन है कि does not serve the purpose of early diagnosis, का आंसर हो जाएगा serum and urine analysis। क्वेश्चन नंबर 168 ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है कि low temperature preserves the enzymes in a temporarily inactive state, whereas high temperature destroys enzymatic activity because proteins are denatured by heat। करेक्ट स्टेटमेंट है, लो टेम्परेचर में इनएक्टिव होता है, हाई टेम्परेचर में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, वो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये इनएक्टिव सॉरी डीनेचर्ड हो जाएगा। एंड statement 2 says when the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। obviously एक competition रहता है inhibitor and substrate के बीच में। सेम इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट 2 के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बॉटनी में भी था, दैट इज सक्सिनेट, डिहाइड्रोजनेज एंड मैलोनेट का जो क्वेश्चन है वो भी competitive inhibition है। तो 169 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कि both statement 1 and statement 2 are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170 क्वेश्चन है कि एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ऑफ कोर्स एंडोमेट्रियम इनरमोस्ट लाइनिंग होता है यूटेरस का, जहां पर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन होगा। And in the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates, that causes disintegration of the endometrium, that is the menstrual cycle, जिसके थ्रू menstrual cycle होता है, menstrual flow होता है basically। तो both individual statements are correct, but assertion statement को reason justify नहीं कर रहा है और explain नहीं कर रहा है। Individually both the statements are correct। तो आंसर होगा both A and R are true, but R is not the correct explanation of assertion। तो आंसर होगा 170 का ऑप्शन 4। नेक्स्ट 171 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 171 क्वेश्चन में जो assertion का स्टेटमेंट है,
assertion का statement कहता है कि amniocentesis for sex determination is one of the strategies of reproductive and child healthcare program. Actually, amniocentesis process was इसको बनाया गया था to detect the genetic disorder, not for sex determination. यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन जो एडर्सन स्टेटमेंट है कि एम्नियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटजीज. नो, इसका स्ट्रेटेजी था एक्चुअली टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर. तो इसलिए एजर्शन फॉल्स है. तो अगर एजर्शन फॉल्स होता है तो बाकी रीजन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है. तो एक ही ऑप्शन से आंसर हो जाएगा कि एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू डेफिनेटली. नेक्स्ट क्वेश्चन 172. क्वेश्चन 172 इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है वो लास्ट चैप्टर से, एनवायरमेंटल पोल्यूशन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर रेस्ट्रिक्ट्स एल्गल ब्लूम. वो रेस्ट्रिक्ट नहीं करता है. एल्गल ब्लूम डिक्रीजेस फिश मॉर्टेलिटी. डिक्रीज नहीं, इंक्रीज करता है वो. यूट्रोफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स. नो, eutrophication is the death of the lake actually. And biomagnification refers to the increase in concentration of the toxicant at successive trophic level. biomagnification में वही होता है कि पर्टिकुलर कोई एक DDT के एग्जांपल से तुम लोगों की बुक में है कि कंसेंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पे इंक्रीज होता है. तो 172 का आंसर होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 173 says which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में फर्स्ट स्टेटमेंट सेज इन नॉन प्राइमेट मैमल्स. नॉन प्राइमेट मतलब जिसमें ईस्ट्रस साइकिल होता है. साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज ईस्ट्रस साइकिल. करेक्ट स्टेटमेंट है. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपॉज. नो, दैट इज मिनर. तो बी इज अ रॉन्ग. अगर बी रॉन्ग स्टेटमेंट होता है तो देखो इसमें से ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 को हम लोग यहीं से एलिमिनेट कर देंगे. स्टेटमेंट सी सेज लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी. मे बी टर्म है तो हो सकता है कि प्रेगनेंसी आने की वजह से मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो सकता है. तो मे बी क्योंकि एक स्टेटमेंट मे बी वर्ड है तो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. एंड साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनर्क एंड मेनोपॉज. ऑब्वियसली मेनर्क टू मेनोपॉज इज अ साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन. तो आंसर हो जाएगा ए, सी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 2. 173 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट 174. 174 फिर से एक क्वेश्चन है जिसमें हार्मोन्स एंड कुछ फैक्टर्स दोनों मिलाकर दिया हुआ है. बेसिकली हार्मोन्स के ही है. सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन जो पैनक्रियास से होता है, एंड जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड से सीक्रेट होता है. एएनएफ वी ऑल नो फ्रॉम हार्ट. इसमें बाकी अगर एएनएफ को कोई पता है कि एएनएफ इज सीक्रेटेड फ्रॉम हार्ट तो सी एक ऑप्शन से हो जाएगा. C2 एक ही ऑप्शन से है, दैट इज ऑप्शन 3. तो 174 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है. मोस्ट इजी है कि एएनएफ सबको पता है कि वो हार्ट से सीक्रेट होता है. तो 174 ऑप्शन 3 से. एट्रियल नाट्यूरेटिक फैक्टर. नाट्यूरेटिक फैक्टर. हां, तो जो रास का एंटागोनिस्टिक है. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन के वहां पे दिया हुआ है एक्सक्रीट सिस्टम में, वहां पर मेंशन है. रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में दिया हुआ है एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन 175 जो है 175 कहता है कि इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है और हिस्टोन प्रोटीन कभी नेगेटिवली चार्ज्ड होगा नहीं. तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स. स्टेटमेंट 2 सेज in eukaryotes the negatively charged DNA is wrapped around a positively charged histone octamer to form nucleosome. This is a correct statement. मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन है. तो 175 का आंसर हो जाएगा. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. ऑप्शन 2. 175 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन 176. मोरओवर ये पॉइंट जो है जब पॉजिटिवली चार्ज डीएनए बोला तो डीएनए कहां से पॉजिटिव? डीएनए भी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगा. तो 175 भी 175 फर्स्ट स्टेटमेंट से ही पहला वर्ड पढ़ने से ही वो इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट 176 में एक ऑप्शन से हो जा रहा है, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इट इज बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गार्डल, दैट इज शोल्डर गार्डल जो होता है. शोल्डर गार्डल में जॉइंट है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं. तो बॉल एंड सॉकेट B4. अब B4 दो ऑप्शन में, सॉरी 2 ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 4 में है. अब इसमें 170. अब देखो जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट दिया हुआ है, द कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट अगर बताए कि फाइब्रस जॉइंट इमूवेबल जॉइंट होता है तो इट इज प्रेजेंट इन स्कल बोन्स, जिसको हम लोग सूचर्स भी कहते हैं.
तो सी हो जाएगा ऑप्शन 1, सी जा रहा है 1 के साथ एंड बी जा रहा है 4 के साथ, तो C1 एंड B4 दैट इज ऑप्शन 4, तो 176 का हो जाएगा ऑप्शन 4। मतलब यहाँ पर सिर्फ सी से भी हो जाएगा, अगर कोई सी से भी मार दोगे फाइब्रस जॉइंट पता है हाँ, तो उससे भी हो जाएगा, सिर्फ C क्योंकि से भी सी में जो है 1 2 3 है, लेकिन बी Yes. से कर नहीं पाओगे क्योंकि बी जो है 4 4 1 4 है। ऑप्शन देख लो। तो आपको ऑलवेज ये सब में ढूंढना है कि किससे मेरा सबसे कम मेहनत करना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप ये सोच सकते हैं कि 1 2 3 4 दिया हुआ है डी से 1 2 3 4, लेकिन सैडल जॉइंट का इंफॉर्मेशन है या नहीं है पहले देखना पड़ेगा। तो फाइब्रस जॉइंट Ma- इजी है, easy है। The maximum of the questions from zoology are matching the columns and किसी को अगर एक ऑप्शन भी पता है उससे भी आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 177 में लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर टिश्यू, ये तो गलत स्टेटमेंट है, वो डेंस रेगुलर टिश्यू में आता है, टेंडन एंड लिगामेंट, एंड कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर टिश्यू, कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो 177 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। 178 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का क्वेश्चन है, कौन से ब्लड कॉर्पसल में द एचआईवी अंडरगोस रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। तो एचआईवी का जो फैक्टरी होता है वो एक होता है मैक्रोफेज और एक होता है हेल्पर टी सेल। मैक्रोफेज तो ऑप्शन में नहीं है, तो हेल्पर टी सेल है, टीएच सेल, सबसे पहले जाके वो टीएच सेल को अटैक करेगा। तो 178 ऑप्शन 3। 179 radial symmetry is not found, is not found in adults of phylum Coelenterata, Ctenophora, इन दोनों में एक्चुअली रेडियल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्म्स में डुअल सिमेट्री होता है। इकाइनोडर्म्स का जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज में दे एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री एंड एडल्ट स्टेज में दे हैव पेंटारेडियल सिमेट्री। तो हेमिकॉर्डेट्स में बाइलेटरल सिमेट्री होता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, नॉट फाउंड बोला है, तो 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। 180 डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन साइटोस्केलेटन का फंक्शन है। साइटोस्केलेटन का फंक्शन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन का एक ही फंक्शन है, दैट इज मोटिलिटी, सेलुलर मूवमेंट। तो 180 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। नेक्स्ट 181 181 देखो, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि वास्ट डिफरेंस रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम द सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनल, जो वेजाइना का कैनल के साथ मिक्स होकर मैच मतलब एक होकर यूनाइट होकर अल्टीमेटली बर्थ कैनल के फॉर्म में फंक्शन करता है। ये भी एनसीईआरटी लाइन है। तो 181 बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट 182 बढ़िया क्वेश्चन है। 182 जो है दैट इज एडाप्टिव रेडिएशन से क्वेश्चन है, बट एडाप्टिव रेडिएशन में दैट इज फ्रॉम द इवोल्यूशन चैप्टर। एडाप्टिव रेडिएशन जो एनसीईआरटी में पेज नंबर 133 में है, वो 133 पेज में एक एडाप्टिव रेडिएशन का डायग्राम है, बट उसके पीछे वाला मतलब 134 जो पेज है, 134 पेज में दो पैरेलल इवोल्यूशन दिखाया गया है, प्लेसेंटल मैमल का एडाप्टिव रेडिएशन और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का पैरेलल। उस पैरेलल में से तुमको बॉक्स में से मिल जाएगा। इसमें जो 182 जो है उसका आंसर होगा 4, जिसमें नूमबैट मतलब जिसको एंटीटर बोला जाता है, नूमबैट, स्पॉटेड कस्कस एंड फ्लाइंग कैलेंजर, दीज आर ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। वही मार्क करने के लिए बोला है। ये नेक्स्ट 134 वाला जो पेज है उसमें से मिल जाएगा तुम लोग। 183 ये भी एनसीईआरटी लाइन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अ थर्मल पावर प्लांट। करेक्ट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, बट स्टेटमेंट 2 कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन थर्मल पावर प्लांट रिमूव्स आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन को रिमूव नहीं करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो 183 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट 184 में है आरएनए म्यूटेट्स एज अ फास्टर रेट, इसीलिए तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए वायरसेस में मिलता है और म्यूटेट होता है। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड द वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन दे म्यूटेट एंड इवॉल्व वेरी फास्टर। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट।
Most recent example COVID, coronavirus. 184 option 3 होगा. Both statement 1 and statement 2 are correct. And next question 185. 185 में फिर से एक कॉलम मैचिंग है. कॉलम मैचिंग में है फोबिया. फोबिया होता है जहां पर पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी ऑफ रेजोल्यूशन, जहां पर मैक्सिमम नंबर पे कोन सेल्स प्रेजेंट होता है. And iris is a colored portion of eye that regulates the diameter of the pupil due to iridial muscle. तो A के साथ जा रहा है ऑप्शन 3, B के साथ जा रहा है 1. A3 B1 एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है. A3 देखने से भी हो जाएगा, B देखने की जरूरत नहीं है, दैट इज ऑप्शन 3. तो 185 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 186. 186 सेल साइकिल सेल डिवीजन का क्वेश्चन है. टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटिन. टेट्राड फॉर्मेशन जाइगोटिन में होता है, बाइवेलेंट एंड टेट्राड फॉर्मेशन. एंड एनाफेस, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला है. एंड नेक्स्ट, तो अगर ए को एलिमिनेट कर देते हो तो हम लोगों के पास सिर्फ ऑप्शन 2 एंड 4 ही बचेगा, बी एंड ई एंड बी एंड डी. तो सी स्टेटमेंट देखो. सी स्टेटमेंट से टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकाइटिन. पैकाइटिन में टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि पैकाइटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है. कायस्माटा का टर्मिनलाइजेशन नहीं होगा. एंड न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर आर रिफॉर्म ड्यूरिंग टेलोफेज. इसीलिए टेलोफेज इज द रिवर्स फेनोमेना ऑफ प्रोफेज. तो डी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन जो स्टेटमेंट ई है वो कहता है कि क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में नहीं होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में होता है क्रॉसिंग ओवर. इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंड डी, दैट इज ऑप्शन 4. 186 का आंसर होगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन 187. क्वेश्चन 187 says select the correct statement with reference to chordates. chordates की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. अब जो chordates का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसमें फर्स्ट है कि प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड. डबल नर्व कॉर्ड नहीं होता है, डबल नर्व कॉर्ड नहीं होता है, सिंगल नर्व कॉर्ड इज देयर. Presence of closed circulatory system, yes, of course, this is a characteristic feature of chordates. Chordates में closed circulatory system होता है. There is paired pharyngeal gill slits also. And presence of dorsal heart. Dorsal heart नहीं होगा, ventral heart होता है chordate का. And chordates are, though they are triploblastic, but we are eucoelomate. We don't have pseudocoelom. तो option E is also statement E is also wrong. तो answer होगा B and C. B and C is option 4. 187 का आंसर होगा ऑप्शन 4. 188 जो है इन कॉकरोच में एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होता है, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है. देखो फैलिक ग्लैंड तो नहीं होगा, फैलिक ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूरिकोस ग्लैंड होगा. फैट बॉडी, यूरिकोस ग्लैंड इज प्रेजेंट इन ओनली मेल कॉकरोचेस. तो यूरिकोस ग्लैंड, फैट बॉडी एंड नेफ्रोसाइट्स. कोलैटरल ग्लैंड भी नहीं होगा, इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बी सी एंड डी, B, C and D, that is option 1. तो 188 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन 189. 189 में पहले दो ऑप्शन से हो जाएगा. अगर किसी को मास्ट सेल पता है, मास्ट सेल का डायग्राम है एनसीईआरटी में एरियोलर टिश्यू के अंदर, तो उसमें मास्ट सेल मार्क किया हुआ है. तो मास्ट सेल इज प्रेजेंट इन द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. तो ए के साथ जा रहा है 2, ए के साथ 2 जा रहा है. और देखो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो ए के साथ 2 जा रहा है एंड सी के साथ जा रहा है 4. तो A2C4. अच्छा, बी से भी हो जाएगा, बी से भी हो जाएगा. बी इज द इनर सरफेस ऑफ द ब्रोंकियोल, उसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है. तो B1 एक ऑप्शन देखने से हो जाएगा. तो 189 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1. A2B1C4. नेक्स्ट है 190. क्वेश्चन 190 है कि ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव. G0 स्टेज में सेल डिविजनली इनएक्टिव होता है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है. तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 1 इज wrong. And statement 2 says the centrosome undergoes duplication during S phase of the interphase. S phase का characteristic feature ये centrosome duplication and DNA synthesis, DNA replication. तो statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो 190 का आंसर हो जाएगा option 2. Right, 191 में है. This is a question from strategies for enhancement in food production. Which one of the following is not an advantage of inbreeding? Not an advantage. देखो ऑप्शन 3 में लिखा है कि इनब्रीडिंग डिक्रीजेस होमोजाइगोसिटी.
इनब्रीडिंग ऑलवेज इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, अगर इनब्रीडिंग होता है तो होमोजाइगस कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड होता है, तो नॉट बोला है तो एक ही ऑप्शन से हो जाएगा 191 3। अगर किसी को फर्स्ट सबसे पहला ऑप्शन अगर किसी को ऑप्शन 3 दिखता है तो वहीं से वो मार्क करके चला जाएगा, बाकी 1 2 4 पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस। 192 में जो दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। बहुत बार क्लास में डिस्कशन भी हुआ है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मेल कॉकरोचेस को जो फीमेल कॉकरोचेस जो सेपरेट करता है, दैट इज मेल में होता है एनल स्टाइल और कॉर्डल स्टाइल, फीमेल्स में कॉर्डल स्टाइल्स और एनल स्टाइल्स आर एब्सेंट, जिसमें सिर्फ एनल सेक्स ही होता है। तो 192 होगा ऑप्शन 4, 192 होगा ऑप्शन 4। एंड question 193 says the parts of the human brain that helps in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, fear, etc. तो ये तो लिम्बिक सिस्टम का फंक्शन है और लिम्बिक सिस्टम एक ही ऑप्शन के अंदर आता है, दैट इज 193 ऑप्शन 3। लिम्बिक सिस्टम एक ही ऑप्शन के अंदर आएगा, तो सीधा लिम्बिक सिस्टम से आंसर हो जाएगा, बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 194 में है बेसोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल इज द लीस्ट अबंडेंट, सबसे कम होता है। बेसोफिल में से सीक्रेट होता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन, करेक्ट स्टेटमेंट। Basophils are involved in inflammatory responses. Of course, their responses inflammatory responses because histamine is responsible for allergic reactions. Basophils have kidney-shaped nucleus. No, basophils have S-shaped nucleus. And basophils are agranulocyte. Basophils are actually granulocyte. Neutrophil, eosinophil, and basophils are granulocyte. तो 194 इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, दैट इज बी एंड सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट 195 में एक mRNA स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड पूछा है। तो डीएनए का जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है, कोडिंग स्ट्रैंड इज ऑलवेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्टेड, एंड 3 प्राइम टू जो 5 प्राइम डायरेक्टेड होता है तो वो हो जाएगा तुम्हारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसको कॉपी करके हम लोग आरएनए बनाते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। तो 3 to 5 जिसका पोलैरिटी आता है ना, 3 to 5 को सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है, तो ऑप्शन 2 एंड 4 तो नहीं हो सकता है यहाँ से, बचा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब ऑप्शन हम लोग जानते हैं कि कोडिंग स्ट्रैंड का जो सीक्वेंस होता है दैट इज एग्जैक्टली सेम दैट ऑफ एमआरएनए सीक्वेंस, सिर्फ थाइमिन की जगह पर यूरासिल रहता है एमआरएनए में। तो इसमें देखो एटीसीजी होगा, क्योंकि यू को अगर तुम टी से रिप्लेस कर देते हो, एमआरएनए को पढ़ के अगर यू को टी से रिप्लेस कर देते हो तो कोडिंग स्ट्रैंड आ जा रहा है यहाँ से एटीसीजी, तो 5 प्राइम एटीसीजी डायरेक्टली, तो ऑप्शन 1 से हो जाएगा आंसर 195 ऑप्शन 1। नेक्स्ट 196 जो है 196 सर नेक्स्ट पेज। Just a minute. वन 196 में जो है देखो लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है जब रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो ए के साथ जा रहा है ऑप्शन 2, ए के साथ अगर ऑप्शन 2 जा रहा है, देखो नेक्स्ट है बी के साथ जा रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज ड्यूरिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जब एस शेप्ड ग्राफ आता है, सॉरी जे शेप्ड ग्राफ आता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में एस शेप्ड ग्राफ आएगा। तो A2B1 एक ही ऑप्शन के साथ जा रहा है, दैट इज ऑप्शन 3, तो यहीं से आंसर हो जाएगा। एक्सपेंडिंग और स्टेबल एज पिरामिड पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। Next 197 says which of the following are not under the control of thyroid hormone? Pure NCERT based question. Maintenance of water and electrolyte balance. Water and electrolyte balance, this is a function of thyroid hormone. And basal metabolic rate भी thyroid hormone regulate करता है। Normal rhythm of sleep and wake cycle, जिसको circadian rhythm कहते हैं हम लोग, वो actually regulate करता है melatonin, जो pineal gland से secrete होगा। And development of immune system, that is the function of thymosin secreted from thymus gland. And thyroid hormone also supports the process of RBC formation. तो not बोला है तो इसलिए आंसर हो जाएगा C and D, that is option 1। तो 197 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट 198 एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन सेज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विचेस ऑफ ऑस्मोरिसेप्टर, नहीं स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ लिखा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। ADH फैसिलिटेट्स द वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, वही ADH का फंक्शन है
ADH वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है DCT से, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है, एंड डायूरेसिस डायबिटीज इंसिपिडस जिससे होता है उसको प्रिवेंट करता है. ANF causes vasodilation. ANF causes vasodilation, obviously blood vessel को dilate करता है. And ADH causes increase in blood pressure. ADH is a vasoconstrictor. Vasoconstriction होगा तो blood vessel constrict होगा तो blood pressure increase होगा. ADH is responsible for decrease in GFR. अगर blood pressure increase होता है तो GFR भी increase होगा, यहाँ पर decrease है. इसलिए B, C and D, these three are the correct statement. A and E are false. 198 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. नेक्स्ट 200 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर. मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है. देखो फर्स्ट ऑप्शन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मैमल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट ऑप्शन 2 में देखो मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल इज देयर, तो मोनोकॉन्डाइलिक यहीं से एलिमिनेट होगा. ऑप्शन 3 दैट इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज नॉट अ यूनिक कैरेक्टर. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यूनिक कैरेक्टर में नहीं आएगा. रेदर ऑप्शन 4 में देखो हेयर, पीना एंड मेमोरी ग्लैंड, दीस थ्री आर द यूनिक कैरेक्टर्स. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4. 200 ऑप्शन 4. 3 और 4 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट 4 इज द डेफिनेट वन. 3 में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम लोग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो यूनिक होगा. अदर क्लासेस में भी मिल जा रहा है. हाँ, अदर क्लासेस में भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर देयर. तो हेयर, पीना एंड मेमोरी ग्लैंड्स, तो दीस आर द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टर. 200 आंसर होगा ऑप्शन 4. So that completes, I think, the discussion. Now, in the observation, our observation of this biology paper that we can see, SIL का जो observation है, ये बहुत ही अच्छा पेपर है, NCERT बेस्ड है. एंड इसका जो सेक्शन ए हम लोग देखे तो सेक्शन ए काफी डायरेक्ट था, सेक्शन बी भी डायरेक्ट था, एंड क्वेश्चन काफी थरा है. तो कोई अगर NCERT रियली थरा होगा, इफ यू कंपेयर इट विद लाइक नीट 2022 और 2023 के बीच में अगर कंपैरिजन करेंगे तो नीट 2022 का बायोलॉजी पेपर थोड़ा इससे, मेरे ओपिनियन में इससे थोड़ा डिफिकल्ट था. करेक्ट ना सर? यस सर. 2022 का जो पेपर है उसके बेसिस में कंपैरेटिवली फार इजी है. हाँ, फार easier इजी है, क्योंकि उस पेपर में लेंथ भी था और उस पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी इससे 5 से 10% हायर था. और ये पर्टिकुलर पेपर जो दिख रहा है ये बहुत बैलेंस्ड पेपर है. जो अच्छी तरह से NCERT को पढ़ा होगा उसको नंबर आएगा, लेकिन या इसमें भी कुछ कुछ जगह पे ट्रैप्स है. जो अगर प्रॉपरली NCERT को नहीं पढ़ा है देन ऑब्वियसली उनका मार्क्स डिफरेंशिएट हो जाएगा. मतलब टॉपर के मार्क्स के साथ या जो अच्छी तरह से पढ़ा है और जो NCERT को ठीक तरह से नहीं पढ़ा है, वो दोनों में अंतर तो कर देगा ये पेपर. पेपर में बहुत अच्छा चीज लगा कि सेक्शन ए का पेपर का जो फॉर्म था बायो का, उसमें अब शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है, और सेक्शन बी में आपको लेंथ टाइम किलिंग क्वेश्चन दिया गया है. समय तो लगेगा इस पेपर में. बायो का सेगमेंट में समय तो 1 आवर तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा. हो सकता है कि 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट लग जाए. राइट. तो स्टैंडर्ड अगर कोई सही से पढ़ा होगा, एकदम प्रॉपरली थरली प्रिपेयर होगा NCERT का, उसके लिए ये पेपर अच्छा है. हम ऐसा नहीं बोलेंगे इजी है, लेकिन अच्छा है. एंड जो 1 घंटा के अंदर में 1 घंटा में सॉल्व हो जाना चाहिए. राइट. सो दिस इज आवर एनालिसिस फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर. तो फिजिक्स के आंसर की हम लोग ऑलरेडी हम लोग का ग्रुप्स में शेयर कर दिए हैं. जो हम लोग अपना स्टूडेंट है उन लोग का शेयर हो गया है. और अगर यहाँ पर ऐसा कोई स्टूडेंट जो प्रेजेंट बैच में क्लास 12 में जाना, क्लास 12 जस्ट इस बार का रिजल्ट आउट होगा, फ्रेश 12 है, और अगर किसी का नंबर सोचो कि उस लेवल में नहीं आया, उन लोगों को लग रहा है कि उस लेवल में नहीं आ रहा है, राइट. जैसे हम लोग का रिक्वायरमेंट है, हम लोग जानते हैं स्टेट काउंसिलिंग में कम से कम 580 के ऊपर लाना पड़ता है जनरल कैटेगरी को. 720 में अगर आपको लग रहा है और आप डेफिनेटली इस मैटर में पैशनेट हो कि आपको डॉक्टर बनना है और यही चीज़ करना है, तो ऑब्वियसली अपने आप को एक चांस ज़रूर देना. एंड ड्रॉपर्स बैच जो होता है उसमें एक चांस अपने आप को खुद को देना. और सिल का जो ड्रॉपर बैच वो 21 मई को स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ड्रॉपर बैच के भी हैं जो लोग ज्वाइन किए थे. एंड ड्रॉपर बैच में हम लोग से जितना हो पाया, मतलब टोटल लास्ट मोमेंट ऑफ सपोर्ट हम लोग करने की कोशिश किए थे, और वो लोग अच्छा इम्प्रूवमेंट भी हुआ था. आई एम श्योर दे हैव डन वेल इन देयर एग्जाम्स. एंड 21 मई को हम लोग 2024 नीट 2024 स्टार्ट हो रहा है. और सील इस बार सबको ध्यान में रखते हुए, सबका रिक्वेस्ट भी ध्यान में रखते हुए, रेगुलर बैच स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए, जो सील इस बार का जो फीस स्ट्रक्चर लॉन्च किया है वो आप लोगों को शायद पता होगा, मोस्ट ऑफ यू. और फीस स्ट्रक्चर एकदम
नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, ऑफलाइन फी स्ट्रक्चर जो लोएस्ट है होल सिलीगुड़ी में, वो रखा गया है, सो दैट नोबडी इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस ऑफलाइन कोचिंग। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो पेपर का लेवल है इसमें थरा होना पड़ेगा और थरली प्रैक्टिस करती, जैसे 50 के ऊपर में ऑलमोस्ट 50 टेस्ट ऑफलाइन टेस्ट दिए थे। क्लासेस लास्ट मिनट तक चला था, डाउट क्लियरेंस लास्ट डे तक चला था। आप लोग जो जो ड्रॉपर बैच में थे आप लोग को पता होगा। एंड तो ये कोर्स काफ़ी इंटेंसिव होता है इस फील्ड में। और आई लाइक टू टेल यू कि ये अगर आपका माइंड बना चुके हैं तो इसको आप लोग मिस मत कीजिएगा। तो मैं जस्ट इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, एक बार देख लीजिए। दिस इज द फी स्ट्रक्चर जो लॉन्च किया गया है फॉर द ड्रॉपर्स बैच ऑफ दिस ईयर। काइंडली हैव अ लुक, आई थिंक यू कैन सी दिस स्क्रीन शेयर, आई होप सो। ये स्क्रीन शेयर आप देख पा रहे हो, कैन यू सी दिस स्क्रीन शेयर? तो इसमें आप देखो कि जो फी लॉन्च किया गया, सील ऑफर कर रहा है, ये फी ऑफर आपका है, दिस इज देयर अप टू 20th मई 2023। 21 मई से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जेई मेंस का भी हो रहा है एज वेल एज नीट 2024 का टारगेट है, 2 बैच बनेगा। तो फर्स्ट बैच नीट 2024 का स्टार्ट हो रहा है 21 मई से, जो फी काफी कम रखा गया। लाइक कीपिंग इन माइंड कि कुछ स्टूडेंट्स का बहुत अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जो लोग बोले हैं कि फी आप थोड़ा सा इस बार देखिए। तो ये ऑफर अप टू 20th मई तक ऑफलाइन फी है। इसमें सब कुछ मिलेगा, मटेरियल से लेके एवरीथिंग मिलेगा। 25,415 प्लस जीएसटी। इट कम्स लाइक बिलो 30,000। आई थिंक दैट्स द लोएस्ट पॉसिबल इन द सिटी। एंड इसमें जो टीम ऑफ टीचर्स है जो काफ़ी एक्सपीरियंस है तो रहेंगे। तो आप लोग ये 441 नंबर जो है नोट कर लीजिए। अगर कोई अपना स्टूडेंट नहीं है तो जो इस सेशन ज्वाइन किया और आप लोग ये ड्रॉपर्स बैच के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो 9476343441 जो नीचे नंबर लिखा हो उसमें कॉल कर लीजिएगा ऑफिस आवर में। वो आपको ये डिटेल बता देगा, टोटल डिटेल बता देगा कि इस कोर्स करने के लिए क्या ऑप्शन है। ये हाइब्रिड मोड में भी हो रहा है, आप चाहे तो इसको घर से भी कर सकते हैं, मतलब जिस दिन चाहे ऑफलाइन कर सकते हैं, राइट। हम लोग के साथ ये भी बता दूं कि हम लोग का एक प्योर ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च होने वाला है, जो हम लोग का सोशल मीडिया में और हम लोग का वेबसाइट्स में इसका रिफ्लेक्शन आएगा। वो भी बहुत ही एक नॉमिनल फीस में प्योर ऑनलाइन होल ईयर का रखा जा रहा है। तो काइंडली चेक इट आउट इन अवर वेबसाइट। वेबसाइट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। stilinstitute.com में अपडेट होगा, राइट। एंड वी होप वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। लेकिन आप लोग एनालाइज जरूर कर लीजिए। एनालिसिस तो हो गया, केमिस्ट्री का एनालिसिस भी कल दिया जाएगा। एंड आप स्कोर लाइन चेक कर लीजिए। लेकिन हाँ, एज पर द ऑफिशियल आंसर की हम लोग कल तक हम लोग सब डिटेल जो कोड्स है, क्वेश्चन कोड्स है, उसका सब आंसर दे देंगे। वो आप चेक करो एंड चेक करके उसमें आपका जो एग्जैक्ट क्या स्टेटस है वो फाइंड आउट करो। और घबराओ मत कि अगर मार्क्स गिर रहा है तो ड्रॉपिंग करने से तो ग्रेट एक्सटेंट इंक्रीज होता है, राइट। पूरा मेहनत और थोड़ा सा तकदीर होने से डेफिनेटली ये नीट क्रैक हो सकता है। ठीक है, विद दैट बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल टीचर्स, Visail.